अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोवाइस की एक नई वीडियो में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी दारुल हुकूमत है जो लोगों की आबादकारी के लिए बनाया गया, लेकिन वो अमली तौर पर बिल्कुल गैर आबाद है। अमेरिका ने इस बड़े मंसूबे के लिए 17 अरब डॉलर जाया किए, लेकिन ये मंसूबा आज तक मुकम्मल तौर पर कारआमद साबित ना हो सका। आज की वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे मंसूबों का जिक्र करेंगे जो बिल्कुल भी मुफीद साबित ना हुए। हवाई की बैनुर रियासती शाहरा H3। हवाई में 26 किलोमीटर तवील बैनुर रियासती शाहरा की तामीर की गई, जिसके अतराफ में इंतहाई खूबसूरत मनाजिर मौजूद थे। ये मनाजिर इतने दिलफरेब थे कि मुसाफिरों के वहां रुक रुक कर देखने के खदशे से हादिसात का खतरा जन्म ले सकता था। ये मंसूबा पहली बार 1960 में तजवीज किया गया, जिसका मकसद पर्ल हार्बर के बहरी अड्डे और बहरी पुलिस के हवाई अड्डे से मुंसलिक करना था। इसकी तामीर के ऐलान के साथ ही माहौलियाती माहिरीन और मकामी अफराद ने एतराजात करना शुरू कर दिए। दोस्तों, माहौलियाती कवानीन और रूट की तब्दीली ने इस मंसूबे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करा दिया था। 26 साल के वक्फे के बाद कांग्रेस की जानिब से माहौलियाती कवानीन से इस्तिस्ना के बाद इस मंसूबे का दोबारा आगाज हुआ और 37 साल के अरसे के बाद 1997 में इसको खोला गया। बैनुर रियासती शाहरा H3 को पेचीदा शाहरा और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज कारनामा करार दिया जाता है। नाजरीन, पेचीदा सुरंगों को डेक्स पर तामीर करने का बुनियादी सबब माहौल को महफूज रखना था। रूट की तब्दीली और बार बार इल्तवा के बायस इसका तखमीना 5 गुना बढ़ गया। अपने भारी बजट के बावजूद ये शाहरा हर एक के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं थी। कुछ लोग इसको कहीं भी न जाने वाली सड़क भी कहते हैं, क्योंकि 1960 के जमाने वाली दिफाई जरूरियात आज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। फिर ये शाहरा बराह रास्त होनोलुलु तक भी नहीं जाती। एक और मामला हवाई के मकामी बाशिंदों का था, जिनकी अक्सरियत आज तक H3 को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। वो इसको लानत समझते हैं, क्योंकि इसकी तामीर के दौरान मुख्तलिफ मजहबी नौइयत के सकाफती मकामात तबाह कर दिए गए थे। जहां तक बड़े बड़े मंसूबों का ताल्लुक है, H3 वाकई एक कारनामा है, लेकिन बाज मकामी ग्रुप इसे बेकार समझते हैं, अगरचे ये कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। दूसरी जगह है स्पेन का मरकजी हवाई अड्डा स्यूडोरा। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्पेन वो मुल्क है जहां पूरे यूरोप से सियाह आते हैं। जब इस हवाई अड्डे की तामीर का मंसूबा तजवीज किया गया तो इसके पीछे यही ख्याल था। कहा गया कि स्पेन के लोग और बैनुल अक़वामी सियाह छुट्टियां गुजारने के लिए इस जगह आया करेंगे। इसका मकसद मैड्रिड में मौजूद मरकजी एयरपोर्ट का मुतबादिल पेश करना था, जो सियाहों से खचाखच भरा रहता है। नए एयरपोर्ट पर यूरोप का तवील तरीन रनवे बनाया गया, जहां सालाना 20 लाख मुसाफिर आ जा सकते हैं, जबकि मैड्रिड का हवाई अड्डा 7 करोड़ मुसाफिरों की जरूरियात पूरी करता है। नाजरीन, ताहम सालाना 1 करोड़ तक मुसाफिरों की गुंजाइश बढ़ाने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। इसीलिए जब 2009 में इस हवाई अड्डे ने काम करना शुरू किया तो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के खर्च का जवाज मौजूद था, लेकिन 2012 में इस मंसूबे की बुनियाद रखने वाली कंपनी ने दिवालिया होने का केस जमा कराया, जिसकी वजह से इस पर काम अचानक रुक गया। लोकेशन भी मसाइल पैदा कर रही थी। नाम तो बेशक मरकजी हवाई अड्डा था, मगर इसको कभी भी मरकजी करार नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से दूर दराज के इलाकों तक जाने वाले मुसाफिरों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। दोस्तों, अब हुआ यूं कि दूसरी बड़ी फजाई कंपनियों ने दारुल हुकूमत से अपनी परवाजों को तरजीह दी। इस तरह अपनी तामीर के पहले साल ही ये नया हवाई अड्डा चंद ही छोटी कंपनियों के ज़रिए इस्तेमाल रहा। बड़ी फजाई कंपनियां इसको इस्तेमाल नहीं करती थी, जिसके बायस 2012 तक ये 35 करोड़ डॉलर का मकरूज हो गया। यहां तक कि 2013 में इसकी नीलामी की नौबत आ गई। मुख्तलिफ औकात में इसकी मुख्तलिफ नीलामियां हुई और एक नीलामी तो ऐसी भी थी जो सिर्फ $12,000 तक महदूद थी। 2019 में यह हवाई अड्डा नए मालिक मकान को फरोख्त कर दिया गया। फिर 2020 में कोरोना वायरस की आलमी वबा शुरू हुई तो कारोबार मंदा पड़ गया, मुनाफा कम से कम होता चला गया। नए मालिकान ने इस हवाई अड्डे को नाकारा जहाजों का गोदाम बना दिया, क्योंकि वहां की आबो हवा खुश्क थी और रनवे बहुत तवील था, जिसकी वजह से बहुत सारे तैयारे खड़े करने की गुंजाइश मौजूद थी। 2020 तक वहां 65 तैयारे पार्क किए गए।
और इसमें 300 तैयारे खड़े करने की गुंजाइश पैदा की जा रही है। इस वजह से थोड़ी कारोबारी सरगर्मी पैदा हुई, लेकिन जब वबा बिलाखिर खत्म हो गई तो तमाम जखीरा शुदा तैयारों को हटा दिया गया। इसके बावजूद मामूल की परवाजों की आमद और रफ्त शुरू ना हो सकी। अरबों डॉलर मालियत का ये मंसूबा दुनिया भर में मुसाफिरों के लिए एक ऐसा मंसूबा बन के रह गया है जिसकी कोई अफादियत नहीं। तीसरा मंसूबा है नाई पाडा, म्यांमार। नाजरीन, नाई पाडा ये किसी दूर दराज हवाई अड्डे का नाम नहीं है, बल्कि ये म्यांमार का नया दारुल हुकूमत है जहां हर चीज नए सिरे से बनाई गई। म्यांमार की साबिका फौजी क़यादत ने सन 2002 में खुफिया तौर पर इसकी तामीर का आगाज किया। दारुल हुकूमतों की तब्दीली हमें खाल खाल नजर आती है। माजी में ब्राजील, मिस्र और पाकिस्तान में दारुल हुकूमत तब्दील किए गए हैं। म्यांमार की क़यादत ने नवंबर 2005 में इस दारुल हुकूमत की तामीर का ऐलान किया, तहम इसका नाम खुफिया रखा गया। 4 महीने के बाद इसे नाई पाइडा का नाम दिया गया, जिसका लुग़वी मतलब बादशाहों की रिहाइशगाह है। दारुल हुकूमत की फौरी तब्दीली की वजह वाज़े नहीं की जा सकी। हो सकता है कि फौजी क़यादत को समुंदर की जानिब से हमले का खदशा हो, जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये काम नजूमियों के मशवरे पर हुआ। ताहम इसका ज्यादा ताल्लुक साबिका दारुल हुकूमत यंगून से है। यंगून की आबादी 17 लाख है और कहा जाता है कि ये शहर जितनी आबादी की गुंजाइश रखता था, इसकी आखिरी हद आ गई थी। ख्याल किया जाता है कि यंगून की आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। नाजरीन, यंगून को दारुल खिलाफे के तौर पर बरतानवी राज के दौरान बनाया गया था ताकि बरतानवी बहरिया इससे मुस्तफीद हो सके। इसलिए ये बात माकूल महसूस होती है कि म्यांमार में ज्यादा मरकजी जगह पर दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का फैसला किया। नया मंसूबा तेजी से तामीर किया गया और आज तक यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों ने इस शहर की तामीर पर 4 अरब डॉलर खर्च किए। नए दारुल हुकूमत में हर वो चीज मौजूद है जो सियाहों के लिए पुरकशिश हो। दोस्तों, वहां शाहराहों से लेकर बुलंद इमारतों तक हर वो चीज मौजूद है जो आम आदमी के लिए दिलचस्प हो सकती है, लेकिन एक चीज जो वहां ढूंढने से नहीं मिलती वो है इंसानी आबादी। नए दारुल हुकूमत में 10 लाख से कम शहरी रहते हैं, जिनकी अक्सरियत नवाही इलाकों में रिहाइश पजीर है, और ये इलाके दारुल हुकूमत बनने से पहले भी मौजूद थे। लोग वहां रहना क्यों पसंद नहीं करते? नाजरीन, वहां इलाज मुआलजे की, तालीम की और रोजगार की बहुत किल्लत है। शहर वीरान नजर आता है और अक्सर इसे मौत का शहर कहा जाता है। बेसरोया शाहरा, जो वहां का एक उजूबा है, उमूमन खाली रहती है। ट्रैफिक का हुजूम ना होने के बराबर होता है। अक्सर बड़ी बड़ी सड़कों पर सिर्फ एक कार चल रही होती है। कभी कभी इसको भूतों का शहर भी कहा जाता है। शहर का एक हवाई अड्डा भी है जहां सालाना 3.5 अरब मुसाफिरों की जरूरियात पूरी करने का सामान मौजूद है, लेकिन कभी भी वहां 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर नजर नहीं आए। हफ्ते के आखिरी दिनों में सिफारती अमला शॉपिंग मॉल्स में खरीदो फरोख्त करता हुआ नजर आता है, जबकि होटल अक्सर औकात खाली रहते हैं। और नाजरीन, 5वां और आखिरी मंसूबा मलेशिया का मुज़ाफाती शहर है। दोस्तों, भूतों के शहर के बाद अब हम बात करते हैं मुस्तकबिल के एक शहर की, जो 4 मसनूई जजीरों पर ऐसी जमीन पर तामीर किया जाएगा जिसे इंसानों ने जमीन के तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाया है। दोस्तों, इसके इर्द गिर्द मसनूई जंगल का माहौल पैदा किया जाएगा। इस मुज़ाफाती शहर का महल वकू उन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है जो सिंगापुर जैसे जदीद शहर की कुर्बत का फायदा उठाना चाहते हैं। सिंगापुर दुनिया की दूसरी बड़ी बंदरगाह और फलती फूलती मईशत है। तामीर करने वालों ने इस मुज़ाफाती शहर को दूसरे राबिता पुल के जरिए सिंगापुर से मुंसलिक कर दिया है, जिससे दोनों शहरों के दरमियान का फासला सोकड़कर सिर्फ 20 मिनट रह गया है। मुज़ाफात शहर में सफर की सहूलियात मौजूद हैं और शहरी आजादाना तौर पर सिंगापुर आ जा सकते हैं। इस शहर का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इनमें मुज़ाफाती नवाह की जदीद तरीन चीजें शामिल होंगी। मुज़ाफाती शहर की इमारतों की ऐसी छतें होंगी जहां हर किस्म के पौधे उगाए जाएंगे और खूबसूरत बागात होंगे, जिससे जंगल जैसा माहौल महसूस होगा। शहर की सड़कों को परत दर परत बनाया जाएगा, जिसमें सबसे निचली परत पर ट्रैफिक चलेगी और गाड़ियां पार्क करने की सहूलत होगी, जबकि सबसे ऊपर की परत पर पार्क, खेलों की सहूलत और ट्रांसपोर्ट की आसानियां फराहम की जाएंगी। शहर में बिजली तवानाई के काबिल तजदीद जराए से पैदा की जाएगी और ये शहर 100 अरब डॉलर की लागत से 2035 तक मुकम्मल होगा।
ایک جزیرے پر تعمیر کا عمل مکمل ہونے کے قریب ہے، جہاں 50 رہائشی عمارتیں، گولف کورس، تیراکی کے تالاب اور ساحل کی سہولتیں موجود ہوں گی۔ تاہم ایسا نہیں ہے کہ اس شاندار منصوبے پر کام ہموار طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کی تعمیر کے راستے میں بے شمار اقتصادی اور سیاسی رکاوٹیں پہلے ہی حائل ہو رہی ہیں۔ اس منصوبے کے لیے زیادہ تر سرمایہ چین فراہم کر رہا ہے اور چین کے شہریوں کو اس کی تعمیر کے اولین برسوں میں آزادانہ شہر میں آنے جانے کی سہولت فراہم ہوگی۔ اس وجہ سے دولت مند چینی سرمایہ کار جو اپنے ملک میں رہائشی عمارتوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ مضافاتی شہر کا رخ کر رہے ہیں۔ 2019 تک جائیدادوں کے 80% مالکان چینی باشندے تھے، حتیٰ کہ اس مضافاتی شہر میں شاہراہوں پر چینی زبان میں اشارے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 3 اسکولوں میں چینی زبان میں کورسز بھی کرائے جا رہے ہیں۔ ملائیشیا کے مقامی باشندے ان عمارتوں کو خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان عمارتوں کی قیمت کو چینی منڈیوں کو ذہن میں رکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کی آمد کی وجہ سے عوام الناس میں بے چینی پائی جاتی ہے اور اس منصوبے کے مخالف اسے ایک نئی قسم کی نو آبادیات قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ بننے والے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے غیر ملکی شہریوں پر مضافاتی شہر میں املاک کی ملکیت پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے بہت سے غیر ملکی شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ اگلا دھچکا کرونا وائرس کے عالمی وبا اور دنیا بھر سے سیاحوں کے آنے پر پابندی کی وجہ سے لگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرمایہ کار شہر میں نہیں آ سکیں گے۔ اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بہت سے موجودہ سرمایہ کاروں نے اس منصوبے سے اپنا سرمایہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2020 کے ابتدا میں 500 سے کم افراد رہائشی علاقوں میں رہ رہے تھے، جو شہر میں موجود 7 لاکھ افراد کی آبادی کی گنجائش کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ مضافاتی شہر کا منصوبہ اس قدر دور دراز مستقبل کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا، جن کا حصول فوری طور پر غیر ضروری محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے باوجود مضافاتی شہر کا منصوبہ ایک بڑا منصوبہ تو ہے، لیکن ایک بیکار منصوبہ ہے۔ اب بات کریں گے کوہ یوکا کی، جو کہ ایٹمی فضلے کا گودام ہے۔ دوستو، آخر میں ہم ایک ایسے بڑے منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک اہم اور حساس عالمی مسئلے کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا۔ ایٹمی فضلے کے بارے میں گفتگو اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ہم دوسرے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ اگر یہ فضلہ مناسب طور پر ذخیرہ نہ کیا گیا تو یہ کسی بھی دوسرے مسئلے سے زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ اب تک ایٹمی فضلہ ایٹمی پلانٹس کے قریب بالائے زمین ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ سائنسدان اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر یہ فضلہ زیر زمین ذخیرہ کیا جائے تو یہ ایک مستقل اور مؤثر حل ہو سکتا ہے۔ 1980 میں ایٹمی فضلے کے بڑھتے ہوئے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوششیں شروع کی گئیں۔ 1987 میں امریکی ریاست نیواڈا میں کوہ یوکا ایٹمی فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے بہترین مقام قرار دیا۔ یہ امریکہ کے ایٹمی تجربات کرنے والے مقام سے قریب تھا اور آبادی سے دور تھا، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ پورے ملک سے ملنے والے ایٹمی فضلے کو کوہ یوکا کے نیچے 300 میٹر کی گہرائی میں ایک سرنگ میں ذخیرہ کیا جائے گا۔ ایک دور دراز مقام کی حیثیت سے کوہ یوکا لاکھوں سالوں سے جمع ہونے والی آتش فشانی راک سے بنا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے بغیر کوہ یوکا تابکاری فضلے کو جذب کر سکتا ہے۔ دوستو، کوہ یوکا ایٹمی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک مثالی جگہ نظر آتا ہے، لیکن نیواڈا کے باشندے اس بات سے متفق نہیں۔ امریکہ کی 34 ریاستوں میں 100 سے زیادہ فعال اور غیر فعال ایٹمی ری ایکٹر موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نیواڈا میں موجود نہیں۔ اس لیے کانگریس کے نمائندوں اور عام لوگوں نے اس بات کی شدید مخالفت کی کہ پورے ملک کے ایٹمی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوہ یوکا کے جو آبی اور ارضیاتی سروے کیے گئے، اس میں بھی اس بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ مخالفین سمجھتے ہیں کہ ایٹمی فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں، کیونکہ اس طرح آس پاس موجود آبی وسائل کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ پانی وادی امرگوسا تک پہنچتا ہے، جہاں صدیوں سے مقیم امریکہ کے آبائی باشندے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ مخالفت کے باوجود 2002 میں اس منصوبے کی منظوری دی گئی اور توانائی کے محکمے نے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ باراک اوباما کے صدر بننے تک پورا منصوبہ سیاست کی نظر ہو گیا اور سن 2010 میں باراک انتظامیہ نے
یہ طے کر لیا کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے اور اس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ 3 سال کے بعد ایک وفاقی عدالت اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا حکم دے چکی تھی، لیکن اس کے بعد سے اب تک اس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ صدر بائیڈن انتظامیہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب حکومتی ترجیحات میں یہ منصوبہ شامل نہیں ہے۔ لگتا ہے نیوادا کے باشندے 4 اشروں کے بعد یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس منصوبے کے لیے اشروں تک منصوبہ بندی کی گئی، قانونی رکاوٹوں کا سامنا کیا گیا اور 17 ارب ڈالر سے زیادہ صرف کیے گئے، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ منصوبہ ناقابل عمل ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جستجو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔